हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारे पास का अगला चैप्टर है। इससे पहले हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं इसका। भाई पहले तुम्हें उसके बारे में हल्का बहुत ज्ञान होना चाहिए। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, एक बार जाकर देख लो। 20 से 23 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। उसको देख लेना तुम्हें, ताकि ना ये वाला चैप्टर थोड़ा सा ठीक समझ में आ जाए, ठीक है। मेरे पास चैप्टर है भाई, इसको हम बोलते हैं नॉर्मली पीपल एज ए रिसोर्सेज, ठीक है। पहले हमें पता होना चाहिए भाई पीपल एज रिसोर्सेज का मतलब क्या है। हम लोगों को रिसोर्सेज कैसे बोल सकते हैं। देखो, हमने इसके जो पिछला चैप्टर उसमें पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये मेरे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे। उसमें से मेरे पास जो लास्ट वाला है, हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, जिसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था, लोगों की जो स्किल होती है और जो एबिलिटी होती है, ठीक, उसे हम क्या बोलते थे, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो वही मेरे पास कह रहे हैं कि पीपल एज ए रिसोर्सेज का मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कह रहा, पीपल एज ए रिसोर्सेज इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्कफोर्स। एक किसी देश का जो वर्कफोर्स है, इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग स्किल एंड एबिलिटी, ठीक है। एक जो कंट्री है, उस कंट्री के अंदर उस देश के लोग के पास जो स्किल है और जो एबिलिटी है, उसके बेस पे हम जो भी चीजें करते हैं, ठीक है, और जो बताते हैं, या फिर जितना करने की एबिलिटी है देश के पास, उसे हम क्या बोलते हैं, पीपल एज रिसोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। हम अगली बात करते हैं, कह रहे ह्यूमन बीइंग परफॉर्म मैनी एक्टिविटी। भाई जो इंसान है बहुत सारे काम करता है, विच कैन बी ग्रुप्ड इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहले देखो भाई, ध्यान रखना, चला इंसान ने जितनी भी एक्टिविटी करता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला मेरे पास इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है भाई? इकोनॉमिक एक्टिविटी मेरे पास ऐसी एक्टिविटी आती है अब विच इज कंसर्न विद द मनी, ठीक है, या फिर बोलते हैं विच इज कनेक्टेड विद द मनी, ठीक है। वो सारी एक्टिविटी जिस जो पैसों से संबंधित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी मेरे पास है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मेरे पास ऐसी एक्टिविटी है जो पैसों से संबंधित नहीं होती, जिससे मान के चलो पूजा करना, ठीक है, समाज सेवा करना, ये सारी मेरे पास क्या भाई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं, मेरे पास क्या है, जो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू दोस एक्टिविटी ऑफ मैन और वुमेन विच आर अंडरटेकन फॉर मॉनेटरी पैसा, मॉनेटरी गेन टू सेटिस्फाई हिज और हर नीड, ठीक है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई सी ऐसी एक्टिविटी जिससे उन्हें पैसा प्राप्त हो, ठीक है, मॉनेटरी गेन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो द एक्टिविटी ऑफ वर्कर, फार्मर, शॉपकीपर, मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर का मतलब है वो जो कोई सा सामान बनाता है, ठीक है, डॉक्टर, लॉयर, टैक्सी ड्राइवर एटसेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। ये सारे काम क्यों करते हैं भाई, ताकि पैसा कमा पाए, ठीक है। अगला मेरे पास जो है, इसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है भाई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वन, एक ऐसी एक्टिविटी है दैट आर नॉट अंडरटेकन फॉर एनी मॉनेटरी गेन। भाई जो किसी भी मॉनेटरी गेन के लिए नहीं होता, नॉट कनेक्ट अंडरटेकन फॉर एनी मॉनेटरी गेन, ठीक है। फिर कह रहे कि दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अनपेड एक्टिविटी। जैसे मान लो कि पूजा इन ऑन होम, ठीक है, भाई खुद के घर में पूजा करना। जैसे मान लो कि पुजारी है, वो तो किसी और के घर जाके पूजा करेगा, वो पैसे लेकर लेगा, ठीक है, वो अलग चीज है। हाउस कीपिंग, भाई खुद के घर का ध्यान रखना, ठीक। तो हम अगली बात करते हैं, टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है मेरे पास। पहला है मार्केट एक्टिविटी, ठीक है। तो कह रहे कि मार्केट एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड फॉर रेम्युनरेशन, दैट मींस पे और प्रॉफिट, ठीक है। देखो भाई मेरे पास क्या है कि जो भी प्रॉफिट, मेरे पास सिर्फ मार्केट एक्टिविटी क्या होती है, परफॉर्म की, मतलब की जाती है फॉर रेम्युनरेशन, दैट मींस पे और प्रॉफिट, ठीक है। तो मेरे पास अगला है, इसका एग्जांपल एग्रीकल्चर एक्टिविटी फॉर सेलिंग क्रॉप प्रोड्यूस, ठीक है, जो हमने खेती करी है उसको बेचेंगे, तो मेरे पास किसके अंदर आएगा भाई, वो मार्केट एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगला मेरे पास है नॉन मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटी आर द एक्टिविटी कैरिड आउट फॉर सेल्फ कंजप्शन। भाई खुद के लिए किया गया जो खर्चा होता है ना, खुद के, जैसे मान लो कि मैं हूं, ठीक है, मैं मार्केट गया, मैं पिज्जा खा के आ गया, तो वो मेरे पास क्या है, खुद के लिए, उसको बोलते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी। और प्रोडक्शन ऑफ फिक्स असेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। फिर मेरे पास पहला एग्जांपल इसका, मान लो किचन या फिर गार्डन, ठीक। फिर अगली बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन, ठीक है। मैन और वुमेन के थ्रू जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डेवलपमेंट एंड
वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। ठीक है भाई, वेल्थ का मतलब है, मतलब कि देखो तुमने ना वैसे 9th क्लास में, अब जो हमारा चैप्टर 15 है साइंस के अंदर, ठीक है, उसमें पढ़ा हुआ वेल्थ क्या होती है। ठीक, एक इंसान की हेल्थ अच्छी हो, पैसा अच्छा हो, समाज में इज्जत अच्छी हो, उसे बोलते हैं वेल्थ। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डेवलपमेंट एंड वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, और वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी होती है, इट क्रिएट्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल गेन। ठीक है, ये क्या भाई, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल गेन क्रिएट करता है बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कैसे करता है भाई, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करके, एंड एड्स वैल्यू टू द नेशनल इनकम। देखो मैंने बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी मेरे पास ना ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि एक तरीके से मान लो इकोनॉमिक गेन के लिए होती है, और हमारे देश की जीडीपी, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब जीडीपी होता है, मतलब कि एक पूरे एक देश के अंदर जितना भी सामान बनाया गया ना, उन सब की जो कीमत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। तो उसके अंदर ये कंट्रीब्यूट करता है भाई, तुम्हें इसको याद रख के चलना है क्या क्या चीजें। ठीक है, फिर अगला ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, तो ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज। ठीक है, देखो इंसान के पास ना जो भी स्किल है, कला है, और किसी चीज को बनाने की जो नॉलेज है, ठीक है, एम्बॉडेड इन ह्यूमन, ठीक है, जो इंसान के अंदर ही होती है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। तो कह रहे हैं पॉपुलेशन मतलब कि ह्यूमन बींग्स बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन, देखो एक जो देश है उस देश की जो पॉपुलेशन या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन बींग जो है ना, वो बन जाती है ह्यूमन कैपिटल कब, व्हेन इट इज प्रोवाइडेड विद अ बेटर एजुकेशन, जब उसकी एजुकेशन बेटर हो, ठीक है, ट्रेनिंग उसकी अच्छी हो, एंड हेल्थ उसका अच्छा हो। ठीक है, जब एक इंसान की ये सब कुछ अच्छी होती है तो हम क्या बोलते हैं, वो एक टाइप का ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो एक इंसान ह्यूमन कैपिटल कैसे बनता है, मैंने बोला अच्छी स्किल होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, हम क्या बोल देंगे, ह्यूमन कैपिटल। तो बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल बनते हैं कैसे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात चल रही है। तो यार है कि व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, जो पहले से ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इज फर्दर डेवलप्ड बाय स्पेंडिंग और ऑन मेकिंग द वर्कफोर्स मोर एजुकेटेड। जब भी जो हमारे पास पहले से ही लोग हैं, अगर उनको एजुकेशन देके और उनका हेल्थ अच्छा करके, ठीक, उसको हम थोड़ा और डेवलप कर दे, मान के जो पहले कुछ लोग काम कर रहे हैं उनको हमने पढ़ाया लिखाया, थोड़ा सा और एजुकेशन दी, थोड़ी सी ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग वगैरह देने के बाद ना जो भी वो इंसान बन जाएगा उसे हम क्या बोल देंगे, उसे वो जो प्रोसेस है हम उसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, या फिर उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की। हाँ भाई, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। भाई लिटरेसी रेट का मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल तक जिंदा रहेंगे, एंड स्किल फॉर्मेशन, उनके पास कौन कौन से स्किल है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। मैं ऐसा बोल दूं 100 लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता, एकदम गवार से, उन्हें कुछ काम नहीं आता, ठीक है, तो उसको लो क्वालिटी के लोग बोलेंगे। लेकिन मैं 100 लोग ऐसे बोल दूं भाई जिनको ना, जिन्होंने अच्छी डिग्री लिखी है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी ट्रेनिंग है, वो सब कुछ करना जानते हैं, उसे क्या बोल देंगे, मतलब कि अगर अच्छा है तो उसे हम बोल देंगे हाई क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो अगला मेरे पास है भाई, हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। जब भी तुम्हारे पास इंपॉर्टेंस लिखा हुआ जाए, इसका मतलब तुम्हें समझना है जरूरत। ठीक है, जरूरत समझना है। तो कह रहे कि एजुकेशन की जरूरत, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, बिकॉज, क्योंकि सबसे पहला इट हेल्प इंडिविजुअल, ये किसी भी एक इंसान को, ठीक है, इट हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है उन सबको बेटर बनाने के लिए, देखो कह रहे कि ये हेल्प करता है, इट हेल्प टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। भाई जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, मतलब कि अगर समाज से कोई सा, फिर देश से कोई सा भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या फिर कोई सा बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, उन सभी की सभी अपॉर्चुनिटी को उसका बेटर यूज करता है। ठीक है, अवेलेबल बिफोर हिम। ठीक है, तो यहीं पे कह रहा है कि लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, इट हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल बिफोर हिम। ठीक है, उसके पास जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है उसका वो अच्छा फायदा उठा सकता है। ठीक है, फिर इट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी एंड ऑल्सो, देखो मेरे पास क्या भाई, जो एजुकेशन है वो कंट्रीब्यूट करता है कहाँ पे, टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। भाई एक देखो, एक ना समाज, एक ऐसा समाज जहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, एक ऐसा समाज जहाँ पे अनपढ़ लोग रहते हैं। तो तुम अनपढ़ के साथ रहोगे, तुम्हारी जो माइंड की जो प्रवृत्ति है वो भी वैसी हो जाएगी,
और पढ़े लिखे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी माइंड की प्रवृत्ति वैसी होगी, ठीक है। तो इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी एंड ऑल्सो इनहेंस द नेशनल इनकम। और भाई ये क्या हमारे नेशनल इनकम को बढ़ाता है, जीडीपी को बढ़ाता है। फिर कल्चर रिचनेस एंड द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। इसका मतलब ये भाई देखो, जो भी कल्चर है उसको बढ़ाता है, और जो लोग वगैरह है उनकी एफिशिएंसी, उनके काम करने का तरीका बढ़ाता है। देखो एक काम तुम देना किसी अनपढ़ गवार को करने के लिए, वही सेम काम किसी पढ़े लिखे को देना, अनपढ़ गवार में और जो पढ़ा लिखा है, इन दोनों के बीच में ना जमीन आसमान का अंतर होगा काम करने के तरीके से, ठीक है। फिर अगला मेरे पास है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू स्प्रेड एजुकेशन। भाई एजुकेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। सबसे पहला कह रहे कि मेजर लाइक है, जिसको SSA है, ठीक है, जो सर्व शिक्षा अभियान, तुम्हारे स्कूल में लिखा होगा सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। अगला मिड डे मील स्कीम, ठीक है, भाई तुम्हारे स्कूल में खाना वगैरह मिलता होगा। एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, RT चला रखा है, हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू पुश एजुकेशन एट द फास्टेस्ट एंड, ठीक है। भाई हमारे देश के अंदर ना एजुकेशन चलाने के लिए, एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए ये सारे काम किया था, ठीक है, जितना तुम्हें बताया मैंने। अब हम तो कुछ ना भाई हेल्थ की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा अगर तुम इस टॉपिक को समझ आओ ना हेल्थ वाले को, तो ये तुम्हारे पास है कि जो 9th की जो साइंस है, इसका चैप्टर 15 तुम्हारा इसमें थोड़ा बहुत कवर हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज द पोटेंशियल, मतलब उसकी जितनी भी जो उसकी एबिलिटी है, ठीक है, एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हेल्थ क्या होती है, हेल्थ एक पर्सन की हेल्प करती है किस चीज में, रियलाइज हिज पोटेंशियल, वो कितना काम कर सकता है, ठीक है, इस चीज को उसको याद दिलाती है भाई कि तुम इतना काम कर सकते हो, ठीक है। दूसरा एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस, किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है उसे, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई इंसान है, अगर उसकी जो इम्यूनिटी पावर है, ठीक है, जो इम्यूनिटी पावर है अगर स्ट्रांग है तो कैसे बीमारी से लड़ जाएगा। तुमने कोरोना टाइम पे सुना होगा कि जिस जिस इंसान की इम्यूनिटी स्ट्रांग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ये चीजें होती है। फिर अगला मेरे पास है एन अनहेल्दी पर्सन बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन। देखो मेरे पास ये कह रहा है कि एक ना कोई बीमार इंसान वो जहां भी काम करेगा वो उसके लिए ना लायबिलिटी बनता है। लायबिलिटी मतलब कि एक तरीके से मतलब बोझ बन जाता है। मैं तुमसे ऐसा, देखो तुमने हमेशा चेक किया होगा, गवर्नमेंट जब भी अपने फॉर्म निकालती है उसमें उनका मेडिकल चेकअप होता है, ठीक है। तो मेडिकल चेकअप क्यों होता है, ताकि सिर्फ स्वस्थ इंसान को भरा जाए, ठीक है, जो हेल्दी है ना उनको लिया जाए, अनहेल्दी को नहीं लेके चलते हैं, ठीक है। फिर करेंगे हेल्थ इज इंडिस्पेंसिबल बेस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग, ठीक है। एक इंसान की जो सबसे अच्छी पहचान होती है, ठीक है, वो हेल्थ होती है। दूसरा बस है हेल्दी माइंड क्रिएट हेल्दी इन्वायरमेंट, भाई किसी का दिमाग अच्छा है तो वो उसका जो वातावरण है वो अच्छा रहेगा। अब मान लो कि तुम पागल खाने में जाके बैठ जाओ, ठीक है, तुम 100 दिन पागल खाने में बैठ जाओ, तुम खुद पागल बन जाओगे। तो कह रहे कि हेल्दी माइंड क्रिएट हेल्दी इन्वायरमेंट विच इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है, और जो कि एक ना कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। अगला हाँ भाई, जो नेक्स्ट मेरे पास है द नेशनल हेल्थ पॉलिसी टू एम टू इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ। देखो मेरे पास कह रहा है कि अगला द नेशनल हेल्थ पॉलिसी टू देखो भाई मेरे पास कह रही द नेशनल हेल्थ पॉलिसी टू एम द इम्प्रूविंग, भाई उनका पर्पस होता है, मतलब उनका ना पर्पस होता है, इसका मतलब पर्पस है, इनका मतलब है पर्पस, मतलब उनका काम क्या है। तो कह रहा पर्पस एम एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। भाई उनका मतलब ये चाहते हैं, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी ये चाहती है कि भाई जो भी इंसान है ना उनकी हेल्थ वगैरह थोड़ी अच्छी रहे। फिर कह रहे अगला मेरे पास फैमिली वेलफेयर, उनकी फैमिली का ध्यान रखें। एंड न्यूट्रिशनल सर्विस ये भी चालू कर रखिए, स्पेशली फॉर द वीकर एंड द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखो ये जितने भी काम चला रखे ना, सबसे पहले मेरे पास क्या है, हेल्थ केयर चला रखा है, फैमिली वेलफेयर चला रखा है, न्यूट्रिशन सर्विस, ठीक, और किसके लिए भाई, जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, और जो अंडर प्रिविलेज है, जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, ऐसी ऐसी सोसाइटी जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, उन सब के लिए चला रखा है सारा, ठीक है। हम अगली बात करते हैं लिटरेसी रेट क्या होता है, ठीक है, तुम्हारे ना 1 से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं इसके। लिटरेसी रेट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम एज 7 ईयर और अबव हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये ऐसे लोगों की गिनती होती है जो कि जिनकी एज 7 ईयर से लेके मतलब कि 7 साल से ऊपर हो, ठीक, 7 साल से ऊपर के ऐसे लोग जो कुछ भी लिख के और समझ सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, लिटरेसी रेट बोलते हैं। एक तरह से बोलते हैं पढ़े लिखे लोगों की संख्या, ठीक है। अगला मेरे पास है
लिटरेसी एक्सपेक्टेंसी, हमारे देश में कितने कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं? तो कह रहे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एवरेज, अच्छा भाई हमें लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एवरेज पीरियड दैट अ पर्सन में एक्सपेक्ट टू लिव, ठीक है, एक इंसान कितने साल तक जिंदा रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मली लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। तो कह रहे कि बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लिव बेसिस बेबी बॉर्न पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ईयर। देखो इसका मतलब ये है, अच्छा हम ना अगर ना बर्थ रेट की बात करें, बर्थ रेट क्या होता है, ठीक है, इसको हेडिंग बना लें। बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट का मतलब है एक साल में 1000 में से मतलब कि ना मानो नॉर्मली कितने बच्चे मतलब इतने मानो जन्म ले रहे हैं, वही चीज है। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लिव बेबी बॉर्न पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ईयर, ठीक है, मेरे पास ना हर साल में कितने बेबी जिंदा रह जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बर्थ रेट। मान लो 1000 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, उसमें से मान लो 980 बच्चे जिंदा है और 20 एक्सपायर कर गए, ठीक, तो 980 मेरे पास क्या भाई? बर्थ रेट है। अगली बात करें डेथ रेट क्या होती है भाई? तो डेथ रेट, इसको मोर्टेलिटी रेट भी बोलते हैं, इज अ नंबर ऑफ पीपल डाई पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पूरे पॉपुलेशन में से हर हजार लोगों में से कितने लोग मर जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डेथ रेट, ठीक है। अगला मेरे पास है भाई, इसको बोलते हैं इन्फेंट, हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं। तो कह रहे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज नंबर ऑफ डेथ पर 1000, ठीक है, इसको बोलते हैं भाई हर मतलब कि एक तरीके से मान लो कह रहे कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लिव, ठीक है, हर जो मान लो कि हर हजार बच्चे पैदा हुए, ठीक है, उन 1000 में से कितने जने मर जा रहे हैं बिफोर कह रहे अंडर 1 ईयर, ठीक है, एक साल से अंदर कितने बच्चे मर जा रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? मतलब कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, ठीक है। फिर दोस्त अगला है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भाई मैं तुमसे ना अगर किसी ने पुरानी वीडियो देखी तो उसे याद होगा कि प्राइमरी सेक्टर क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टेरिटरी सेक्टर क्या होता है। सबसे पहले भाई तुम्हें प्राइमरी सेक्टर के बारे में बता रहा हूँ कि प्राइमरी सेक्टर एक्चुअल में क्या होता है। देखो भाई, इट इंक्लूड्स दोस एक्टिविटी विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। भाई धरती के अंदर से कुछ भी निकालने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो सारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर होता है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है, फिशिंग, ठीक है, ये सारे मेरे पास क्या भाई? प्राइमरी सेक्टर के काम है। अगला मेरे पास है सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, तो इट इंक्लूड्स दोस एक्टिविटी विच एक्सट्रैक्ट इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। भाई वो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं एंड मॉडिफाई देम इनटू अदर यूजफुल प्रोडक्ट। देखो सेकेंडरी सेक्टर क्या करते हैं? जो रॉ मटेरियल है, नॉर्मली तुम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि सेकेंडरी सेक्टर आर द सेक्टर इन विच रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके स्लो करके लिख लेना। फिर इसका एग्जांपल है करेंगे सुगर फ्रॉम सुगर केन, इस तरीके से, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टील फ्रॉम रॉ आयरन, जो कच्चा लोहा होता है ना उससे कुछ भी चीज बना देना। अगली बात करते हैं टेरिटरी सेक्टर। देखो भाई, जो ऊपर के दो सेक्टर के बाद जो अगला सेक्टर आता है उसको बोलते हैं टेरिटरी सेक्टर। और टेरिटरी सेक्टर क्या होता है पहले समझो। देखो भाई, टेरिटरी सेक्टर हमारे पास एक ऐसा सेक्टर हो जाता है जिसके अंदर अगर नॉर्मली बोला जाए तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट सेक्टर में क्या हुआ ना, जो मेरे पास जो पहला सेक्टर था, उस पहले सेक्टर के अंदर हमने यही बातें देखी कि जो भी कच्चा माल है उसको बनाया जाएगा, ठीक है। और जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें हमने क्या किया, जो कच्चा माल है उसको तैयार माल में बदल दिया, ठीक। फिर तीसरे सेक्टर में इसको बेचने से रिलेटेड बातें चलती हैं। जैसे मान लो कि जब सामान बन गया उसको बेचा, उसकी मार्केटिंग करी, एडवर्टीजमेंट करा, ठीक है, जो न्यूज वगैरह चलवाते हैं वो चलवाया, ठीक है, उसका जो पैसा वगैरह आया वो करवाया, उसका इंश्योरेंस वगैरह करवाया। ये सारा का मतलब कि बेचने के शुरू होने से पूरा एंड तक जब पैसा वगैरह आना जाए तब तक का जितना काम होता है उसको क्या बोलते हैं? टेरिटरी सेक्टर है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास है भाई इस वाले सेक्टर को क्या रखी, इट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर ऑल्सो, ठीक है। इसको ना इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, इसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। एज इट प्रोवाइड्स द सर्विस टू द अबव टू सेक्टर, ठीक है, जो ऊपर दो सेक्टर है उन्हें सर्विस प्रोवाइड करता है एंड हेल्प देम टू फ्लोरिश, ठीक है, उसे ग्रो करने में उनकी हेल्प करता है। इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल का मतलब है इसका बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन, ठीक है, सारी बातें होती है तीसरे सेक्टर के अंदर। अब मेरे पास जो नेक्स्ट चीजें आती हैं उसको बोलते हैं मेरे पास कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। सुनो, तो पहले हम समझते हैं एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन इज रेडी टू वर्क एट अ मार्केट प्राइस एंड गॉट द जॉब, ठीक है, उसे जॉब भी मिल चुकी है, ठीक। मैं ऐसा बोल रहा हूं एक इंसान है, ठीक है, उसको मार्केट रेट पे
काम मिल रहा है, वो काम करने का इच्छुक भी है, उसे जॉब मिल चुकी है और जॉब कर रहा है, उसे बोलेंगे एम्प्लॉयड, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयड क्या होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करने के इच्छुक है, विलिंग टू वर्क एट द, मेरे पास क्या भाई, प्रीवेलिंग वेज रेट, ठीक है, जो मार्केट में रेट चल रहा है उस रेट पे, कैन नॉट फाइंड जॉब, भाई उन्हें जॉब ही नहीं मिल रही, वो मार्केट की रेट पे काम करने के लिए तैयार है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। कह रहे कि व्हेन वी टॉक ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल वी रेफर टू दोस, यहाँ पे रेफर टू दोस इन द एज ग्रुप ऑफ 50 to 59 ईयर, चिल्ड्रन बिलो 50 ईयर, देखो कह रहे कि चिल्ड्रन बिलो 50 ईयर ऑफ एज एंड द only people above 60 are not considered while counting the number of family। देखो 15 साल से कम के बच्चे और 60 साल से ऊपर के बच्चे, मतलब जो 60 साल के जो ऊपर के होते हैं लोग, उनको काउंट नहीं किया था जब हम क्या देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे होते हैं, ठीक है। फिर हाँ भाई, जो मेरे पास अगला है, अगली बात करते हैं, मेरे पास है सीजनल। हम पहले बात करते हैं टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहले मेरे पास है सीजनल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो किसी एक सीजन में बेरोजगार बैठे होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं इट अकर्स व्हेन पीपल फेल्स टू गेट जॉब ड्यूरिंग द सम मंथ्स ऑफ द ईयर, ठीक है, दैट इज ड्यूरिंग ऑफ सीजन। भाई जब उनका सीजन ऑफ चल रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब भी किसी, मान लो पूरे साल में 2 से 3 महीने खाली बैठे हुए, इसे हम क्या बोल देंगे नॉर्मली, हाँ भाई इसको बोल देंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगला मेरे पास है, हाँ भाई जिसको हम बोलते हैं इसको ना भाई डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं, या फिर हाँ भाई जिसको डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर इन द नंबर ऑफ वर्कर इन अ जॉब इज मोर देन द एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू द जॉब। देखो मेरे पास मान लो कोई सा काम है, ठीक है, इस काम को करने के लिए 4 लोग की जरूरत है लेकिन यहाँ पे 10 लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। वैसे ना, हाँ भाई, तो मैंने क्या बोला, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर इन द नंबर ऑफ वर्कर इन अ जॉब। देखो कह रहा है कि मेरे पास एक सिचुएशन है जहां पे नंबर ऑफ वर्कर इन अ जॉब, जो नंबर ऑफ वर्कर है वो किसी भी जॉब के अंदर इज मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, ठीक है, जितने की जरूरत है उनसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां पे टू डू जॉब। द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वर्कर इज, हाँ भाई मेरे पास कह रहा है कि डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड, ठीक है। मेरे पास क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा लोग है, जो यहाँ पे जो 6 लोग एक्स्ट्रा ना, ये सारे मेरे पास क्या भाई, इसको अनएम्प्लॉयड बोला जाएगा। फिर अगली बात करते हैं इसकी, करिए दिस ऑल्सो कैन बी सीन इन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स। भाई इसको ना खेती में बहुत ही ज्यादा देखा जाता है, ये जो सिचुएशन है इसको खेती में बहुत ज्यादा देखा जाता है। करिए वेयर मोर देन रिक्वायर्ड नंबर, जिसे होते से 8 पीपल ऑफ फैमिली मेंबर इज इन्वॉल्विंग इन वर्क दैट कुड बी डन बाय 3 पीपल। देखो मैं बोलूँ कि जहाँ पे 3 जनों की जरूरत है वहाँ पे 8 जने लगे हुए हैं, तो इसमें क्या बोल देंगे, जहाँ पे जो 5 लोग एक्स्ट्रा है वो मेरे पास क्या भाई अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। अगला हम बोलते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होती है भाई, पहले अर्बन का मतलब होता है शहरी, ठीक है, और जो मेरे पास है रूरल, जो मेरे पास क्या है रूरल है, इसका मतलब है गांव का, मतलब कि जो पिछड़ा हुआ इलाका है, ठीक है। तो कह रहा है इट अकर्स व्हेन द एजुकेटेड पर्सन डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट। जब एक पढ़ा लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, उसे क्या बोलते हैं, मतलब कि उसे क्या बोल देंगे, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स एजुकेशनल लेवल। देखो जब इंसान को अपनी पढ़ाई के हिसाब से जॉब नहीं मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। फिर उसके आगे एग्जाम्पल मान लो, पीपल हैविंग हायर डिग्री ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन डू नॉट हैव वर्क टू डू, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर इज वर्किंग एज डाटा एंट्री ऑपरेटर। देखो किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है, ठीक है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब कर रहा है, मतलब कि वो सिर्फ टाइपिंग की जॉब कर रहा है। मान लो किसी ने पूरे एमबीए कर रखी है, उसे टाइपिंग कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, अंडर एम्प्लॉयमेंट है वो, ठीक है। मेरे पास अगला है भाई इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम बात करते हैं मेरे पास ना इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है। अगर ना तुमसे और बातें, देखो एक टॉपिक हमारे पास और है, ठीक है, जिससे तुम्हें लिखवा दूंगा मैं, ठीक है, अब लिखवा दूंगा इसमें। तो हम बात करते हैं इम्पैक्ट, इसके प्रभाव क्या है, ठीक है। सबसे पहला, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। भाई सबसे पहले मेरे पास क्या है, जो भी मैन पावर है, जो लोग खाली बैठे हैं वो वेस्ट जा रहे हैं, ठीक है। अगर वो कहीं पे काम करते हैं तो हमारा देश आगे निकलता है, तो काम तो कर नहीं रहे, सिर्फ देश आगे निकलेगा नहीं, ठीक है।
पहला पॉइंट। दूसरा मेरे पास क्या है, पीपल हु आर एन असेट्स फॉर इकोनॉमी टर्न इनटू लायबिलिटी। भाई वो सारे लोग जो पहले देश के लिए संपत्ति थे, अब वो देश के लिए दायित्व हो जाए, मतलब कि ना बोझ बन जाएंगे। जैसे मान लो कि एक कोई इंसान है, ठीक है, वो इंसान ना बहुत अच्छी खासी जॉब कर रहा है, तो वो समाज के लिए एक अच्छा इंसान है। लेकिन अगर वो ही इंसान खाली बैठ जाए तो समाज को बोझ लगता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखे चलो। और भाई तुम सब थोड़ा ढंग से पढ़ाई करो, वरना कुछ दिन तुम सब बोझ लगोगे घर वालों को, जब नौकरी नहीं मिलेगी तो। फिर देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग्स द यूथ, ठीक है। और भाई इसी कारण से क्या होता है, जो भी यूथ है, ठीक है, वो क्या बहुत ही ज्यादा एक तरीके से मानो डिस्पेयर हो जाती है, मतलब कि अलग अलग रह जाती है और डिप्रेशन में रहती है, ठीक है। जो समाज के लोग हैं वो क्या मानसिक स्थिति उनकी खराब हो जाती है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। भाई देखो अब क्या है, एक जना कमाने वाला, ठीक है, उसमें 10 जने खाने वाले, तो इकोनॉमिक का ओवरलोड क्या है, बढ़ जाता है, ठीक है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट हैज अ डिटरमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। देखो अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मान लो एक जना है, ये कमा के सिर्फ 2 जने को खिलाएगा, तो अब मान लो कि ये 10,000 रुपये खर्च कर रहा है, तो क्या 5-5 हजार रुपये खर्च होंगे दोनों पे, 2 बच्चे दोनों पे क्या 5-5 हजार खर्च करेगा। अब मान लो एक जना है, ये 10,000 रुपये कमा रहा है, उसके 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं मेरे पास, तो सब पे क्या 1-1 हजार रुपये खर्च होगा। भाई 1,000 में क्या इनकी डेवलपमेंट होगी? अगर किसी इंसान पे कम खर्चा किया था उसकी डेवलपमेंट क्या कम ही होती है। तो वही चीज बता रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट हैज डिटरमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, जो ग्रोथ होने वाली थी इकोनॉमी की वो नहीं हो पाती है, ठीक है। फिर इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। डिप्रेस्ड इकोनॉमी का मतलब है भाई इकोनॉमी क्या डाउन जाएगी, ठीक है, जो मेरे पास इकोनॉमी के भाई वो बहुत ज्यादा डाउन जाएगी। ये सारी बात है। देखो अब ना मेरे पास एक ना टॉपिक आता है कि जो हमारे देश में ना ये अनएम्प्लॉयमेंट है क्यों, ठीक है, तो हम लिखेंगे रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। ये तुम्हारे क्वेश्चन बन जाते हैं वैसे, ठीक है। पहला मेरे पास है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है भाई, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों को नौकरी मिलने मुश्किल हो गई है, ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज, लोगों के पास नॉलेज कम है, लैक ऑफ नॉलेज। अगर नॉलेज कम होगी तो भाई ऑब्वियसली नौकरी मिलेगी नहीं। अगला लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ ट्रेनिंग, ठीक। चौथा मेरे पास है भाई अनप्रॉपर, ठीक है, तो लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, चौथा। अच्छा भाई पांचवा बोल सकते हैं लोग क्या पैसा इन्वेस्ट नहीं करते बिजनेस में, ठीक है, तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। लोग क्या कर रहे हैं भाई, सिर्फ नौकरी ढूंढ रहे हैं, कोई भी बिजनेस करने की नहीं सोच रहा। अगर मान लो एक जना बिजनेस करता है तो कम से कम वो 10 जनों को काम देगा, ठीक है। मैं उसका यहाँ पे लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगर छठे की बात कर दे मेरे पास अगला लैक ऑफ ह्यूमन पावर, ठीक है भाई। होता क्या है लैक ऑफ ह्यूमन पावर का मतलब क्या है, इंसान देखो अगर मान के चलो कि एक कोई इंसान है, अगर वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है तो वो अगले इंसान को भी सजेशन देता है, ठीक, ताकि थोड़ा बेटर कर पाए। देखो भाई मैं तुम्हें जितनी बात समझा दी तुम्हें सारी की सारी बात पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता होती तो मैं दिक्कत आ जाएगी अच्छी खासी। इसका अगला चैप्टर समझने के लिए तुम्हें ये चैप्टर आना चाहिए। ये तुम्हारा सिलेबस में भले ही नहीं है लेकिन चैप्टर तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस साल नहीं है, मतलब कि 2022 में नहीं है, ठीक है, इसके आगे ऑब्वियसली आएगा ये वाला, ठीक है। तो ये सारा कर लेना, इसके नोट्स बना लेना, लिख लेना। धन्यवाद।